जमहूरियत का सबसे बड़ा हुस्न ये होता है कि वो अपनी समत खुद ही दुरुस्त करती रहती है, अपनी कोर्स करेक्शन करती रहती है। भारत के अंदर होने वाला इलेक्शन उसकी एक बहुत बड़ी वाज़ेह मिसाल है। क्विकली अगर हम देखें कि वहाँ पर सीट काउंट क्या है, तो बीजेपी की जो इत्तेहादी जमातें हैं, मोदी इत्तेहाद, उन्होंने 295 नशिस्तें ली और कांग्रेस इत्तेहाद ने एक तगड़ी अपोजिशन के तौर पर जो नमूदार हुआ है 231 नशिस्तें ली। इस इलेक्शन का सबसे खूबसूरत पहलू क्या है, आपको बताते हैं कि इस इलेक्शन का स्केल क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। ये 19 अप्रैल से इंतखाबात शुरू होते हैं जी और 1 जून को ख़त्म होते हैं, यानी कि 44 दिनों तक ये इंतखाबात मुख्तलिफ फेजेस के अंदर होते रहते हैं। 7 फेजेस हैं। कितने वोटर हैं जी कुल रजिस्टर्ड? तकरीबन 96 करोड़ से 1 अरब तक। उम्मीदवार कितने हैं ये भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ असेंबलियों के अंदर कौन से हैं। तो आप इसका स्केल और मैग्नीट्यूड देखिए। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ें भी थी और कुछ तकाबली जायज़ा अगर पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ इसका किया जाए तो वो भी मुनासिब होगा यहाँ पे। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो खुलकर सामने आया वो ये था कि इंतकामी सियासत की जा रही थी भारत के अंदर। अरविंद केजरीवाल था, उनको गिरफ्तार किया गया जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, और हमने देखा कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद मीडिया पर कई घंटे ट्रांसमिशनें चलाई गई। अगर हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विजुअल्स दिखा सके स्क्रीन के ऊपर तो बहुत मुनासिब होगा प्रोड्यूसर साहब। और उसके बाद हमने देखा कि उनके साथ साथ और भी 4 अहम लीडरान थे मुख्तलिफ औकात पे, वो गिरफ्तार हुए। सो भारत के अंदर बाकायदा जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनकी गिरफ्तारी की एक मुकम्मल तौर पर कैंपेन चल रही थी। और इस मौके पे फिर राहुल गांधी साहब की, जो कि अहम अपोजिशन लीडर बन के उभरे हैं, उनकी शिकायत क्या थी जरा नोटिस। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। सो पहले तो ये जो इंतकामी सियासत हो रही थी वो लड़ाई थी। दूसरी बड़ी जो ममासलत है वो ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी वहाँ पे, और वहाँ पे अपोजिशन बार बार कह रही थी कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के अंदर ऐसा होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले। कांग्रेस के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाते हैं, उनके लिए जो ऑपरेशनल हर्डल्स हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं, उनको कैंपेनिंग करना मुश्किल कर दिया जाता है। ये सब वहाँ पर रियासत की बेहस्त पे हो रहा था जिसको मोदी सरकार उस वक्त कंट्रोल कर रही थी। और उनके जो उम्मीदवार थे वो रेलवे का टिकट तक नहीं खरीद पा रहे थे, ये राहुल गांधी ने खुद बताया। सो एक तो ये इसका ममासलत है। इसके बाद मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया, ये भी बड़ी ही एक दिलचस्प कंपैरिजन है जो हमें देखने को मिला। वहाँ पर जो लेगेसी मेन स्ट्रीम मीडिया था वो मुकम्मल तौर पे मोदी के तसल्लुत में था और उनको गोदी मीडिया कहा जाता है, जो वो नैरेटिव चला रहे थे। भारत की सड़कों पे होने वाली कॉन्वर्जेशंस उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहाँ का नौजवान एक मुख्तलिफ सोच लेकर बैठा हुआ था। वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पर मोदी की सियासत के खिलाफ एक मुकम्मल तौर पर अलहदा सोच थी। और उस वक्त का जो मीडिया है भारत के अंदर वो किस तरह के सवाल अपने वजीर आजम से पूछ रहा था, जरा इसकी झलक देखिए। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। चूंकि वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया सारा मोदी जी के दोस्तों ने खरीद लिया था, तो जो बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट थे जो वो अपने YouTube चैनल के ऊपर शिफ्ट हो गए। उसमें आप देख सकते हैं बरखा दत्त साहिबा मुकम्मल तौर पे डिजिटल मीडिया के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग करती रहीं। रवीश कुमार साहब बहुत ही रिस्पेक्टेड वहाँ के सहाफ़ी हैं, वो भी YouTube के ऊपर शिफ्ट हो गए, सोशल मीडिया के ऊपर शिफ्ट हो गए। ध्रुव राठी, जिसके बारे में बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी उस वक्त कि क्या इनकी बात करने के अंदाज से भारत की में कोई मुख्तलिफ सोच सामने आएगी, उनके YouTube चैनल ने भी आग लगा दी। तो जो लेगेसी मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया में सोशल मीडिया का पलड़ा बहुत भारी रहा। हमने देखा
देखा कि भारत के इलेक्शन के अंदर भी ये भी एक नया ट्रेंड है जिसको पूरी दुनिया को अब मानना होगा। तमाम सर्वेज पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अलावा भारत के अंदर गलत साबित हुए। जो सारे एग्जिट पोल्स थे जो भारतीय मीडिया के ऊपर चलते रहे, हमने देखा बार बार उसमें मोदी को बड़े वाज़ेह तौर पे आगे दिखाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि वो पहले से भी ज्यादा नशिस्तें ले पाएंगे। अगेन अब इल्जामात लग रहे हैं कि वो मैनिपुलेटेड एग्जिट पोल्स थे। और पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा जो मुख्तलिफ सर्वेज थे इलेक्शन से पहले, वहां पे जिस तरह के नताइज आए हैं कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था। एक और मुख्तलिफ जो चीज जो पाकिस्तान में नहीं है लेकिन भारत में है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम। जरा आप देखिए कि इतना बड़ा इलेक्शन होता है और उसके अंदर तकरीबन 16 लाख ईवीएम मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। ना कोई आरटीएस बैठता है, ना कोई शिकायत होती है, ना कोई धांधली होती है, ना कोई बीच में हम देखते हैं शोर होगा होता है, और ना ही कोई उसके अंदर एल्फी डालकर चला जाता है। जैसा कि हमारी हुकूमत ने कहा था कि कोई एल्फी डाल गया तो फिर क्या होगा, वो मशीनें नहीं चला करेंगी। ना उसको किसी ने मैनिपुलेट किया। हमसे जब कहा गया कि जी ईवीएम लगवा लें तो क्या तौजीहात दी गई, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने इस ईवीएम को और इनके जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर जो धांधली करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी अना या जिद की बिना पर उसको मुस्तरद नहीं किया, बल्कि उसको कानून, आइन और मुकम्मल तौर पर ठोस दलीलों की बुनियाद पर उसको मुस्तरद किया। ये जो सारे कानून, ये आईनी दलाइल, ये सब कुछ जो है ये फेल हो गए। अगर हमने देखा भारतीय इलेक्शन में, क्योंकि 16 लाख मशीनें थीं, इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली हुआ, उसके नताइज भी आए और वो ज़्यादा स्मूथ हुए। अगर नीयत ठीक हो तो टेक्नोलॉजी सिर्फ आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आपकी एलाय है, टेक्नोलॉजी आपकी दुश्मन नहीं है अगर आप इसको समझ सकें। तो ये भी हमने देखा कि एक बहुत बड़ी डिफरेंस था। इंडिया में यूथ का वोट, ये बड़ी दिलचस्प स्टडी है क्योंकि अब वो सारे डेमोग्राफिक्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। सो इंडिया में इंतखाबात में 20 करोड़ नौजवानों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। आम इंतखाबात की कहाँ बात यह है कि इसमें पहली मरतबा वोट देने वालों में 18 से 19 साल के वोटरों की तादाद 1 करोड़ 82 लाख थी। 20 से 19 साल की उम्र के लोगों की तादाद 19 करोड़ 74 लाख थी। और हमने देखा कि नौजवान वोटर ने बड़ा खुलकर अपनी जो इलेक्टोरेट है उन्होंने बताया अपने हुक्मरानों को कि वो किस तरह का भारत देखना चाहते हैं, वो किस तरह की जमहूरियत देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी नौजवान वोट ने बड़ा डिसाइसिव फैक्टर निभाया है। तो ये भी एक ग्लोबल ट्रेंड है जो इस खत्ते के अंदर नजर आ रहा है। तो फिर इस मुल्क के अंदर अगर मोदी जैसे फाशिस्ट है, ये तय हुआ कि उसको अगर आपने पीछे धकेलना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है वोट, और वो है डेमोक्रेसी और लोगों के ऊपर भरोसा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर भरोसा। जरा क्विकली आपको आखिरी तकाबली जायजा दिखाते हैं कि मसला क्या है पाकिस्तान की जमहूरियत में और खूबसूरती क्या है भारत की जमहूरियत में।